एवरीवन, अभी हमारा भारत देश महामारी से जूझ ही रहा था। जनता बेहाल और परेशान थी ही। इसी बीच भारत में प्रकृति ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। हाल में आपने नाम सुना होगा ताऊते चक्रवात का। न्यूज चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि ताऊते चक्रवात ने किस कदर से तटीय इलाकों पर तबाही मचा दी है, किस कदर से लोगों को परेशान किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये ताऊते चक्रवात है क्या, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ताऊते का नाम कैसे पड़ा, भारत के किन किन इलाकों में यह बना हुआ है, जो साथी हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये चक्रवात होता क्या है, उसके बाद हम ताऊते चक्रवात की चर्चा करेंगे। आपके सामने मैंने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें चक्रवात को दिखाया गया है। चक्रवात के अगर हम सामान्य अर्थ की बात करेंगे तो चक्रवात में चक्र का अर्थ होता है चक्कर, चक्रवात में चक्र का अर्थ होता है चक्कर और वात का अर्थ होता है वायु। अगर हम मिला जुला कर करें तो इसका मतलब होता है कि वायु के द्वारा चक्कर लगाना। जब वायु चक्कर लगाती है तो उसे ही कहा जाता है चक्रवात, लेकिन हर परिस्थिति में वायु चक्कर लगाती है उसे चक्रवात नहीं कहा जाएगा। उसके लिए भी एक विशेष परिस्थितियां होती है। ये कहां उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, कि क्यों आखिर वायु चक्कर लगाती है, इसे समझते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इन दोनों चक्रवातों को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब पर। तो पृथ्वी के ग्लोब पर अब अगर आप आओगे और पृथ्वी के ग्लोब में आप 0 डिग्री अक्षांश की अगर बात करोगे तो ये रही 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे कहते हैं, राइट। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा की सबसे खास बात यह है कि भूमध्य रेखा में जो सूर्य का प्रकाश है वो हमेशा लगातार लंबवत पड़ता है, और जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा वह क्षेत्र हमेशा गर्म रहेगा। तो विषुवत रेखा की सबसे खास बात यह है कि विषुवत रेखा और उसके आसपास का क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। विषुवत रेखा के अगर हम उत्तर में जाएंगे, उत्तर में देखेंगे तो यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। अगर हम विषुवत रेखा के दक्षिण में आएंगे तो यह कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के उत्तर में अगर हम 23.5 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे, 23.5 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। विश्व के मैप में, विश्व के नक्शे में ये रहा एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश। उसके बाद अगर हम विषुवत रेखा के दक्षिण में आएंगे और 23.5 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है मकर रेखा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मकर रेखा। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है भूमध्य रेखा। इसी कारण से भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, या दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो हमेशा क्या रहता है? लगभग गर्म रहता है। गर्म रहता है। कारण क्या है? क्योंकि विषुवत रेखा के निकट स्थित है और जो सूर्य का प्रकाश है वो इस क्षेत्र में हमेशा लंबवत पड़ता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यह क्षेत्र लगभग हमेशा गर्म रहता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस कारण से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा इस स्थान पर उत्पन्न होते हैं। कर्क रेखा और मध्य रेखा के मकर रेखा के मध्य हमेशा उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जबकि जो दूसरे चक्रवात है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं, इधर और इधर, उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में। यहां हम आज सिर्फ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय की अब चर्चा नहीं करेंगे। ये रहा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और ये रहा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अगर हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की बात करेंगे, क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है। और दूसरी चीज, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आपको भूमि क्षेत्र सागर की अपेक्षा अधिक नजर आएगा। महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वो सागर की अपेक्षा अधिक है। लेकिन हम दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो यहाँ पर आपको सागरीय क्षेत्र अधिक देखने को मिलेगा। खैर वो अलग विषय हो जाता है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको महासागर भी दिख रहे हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले इधर आए तो यह है आपका पूरा प्रशांत महासागर। इधर आएंगे तो ये हमें अमेरिका के पूर्व में हमें दिखेगा अटलांटिक महासागर एस आकृति का। फिर हम इधर आएंगे तो ये पूरा आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये है हिंद महासागर का। हिंद महासागर की दो शाखाएं, एक इधर भारत के पूर्व में आ जाती है बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में आपको दिखेगा अरब सागर। फिर
आगे आएंगे तो फिर से ये हमें प्रशांत महासागर मिलेगा। ये ग्लोब आपको दिख रहा है, लेकिन ग्लोब का आकार पृथ्वी के जैसा ही होता है। ये ग्लोब का पूर्वी हिस्सा और ग्लोब का जो पश्चिमी हिस्सा है ये आपस में जाकर जुड़ जाते हैं, तो आप इसे जुड़ा हुआ ही मानना। फिर जब कोई भी क्षेत्र, आप अगर पानी उबालते हो, सपोज दैट अगर आप पानी उबालते हो और पानी उबालने के बाद क्या होता है, पानी उबलने के बाद मतलब पानी को गर्म करने की भी एक सीमा होती है। एक सीमा से अधिक अगर आप गर्म करोगे तो पानी गर्म नहीं होगा, बल्कि जलवाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। यही कारण, यही यहाँ पर भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। जो महासागर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी चूंकि महासागरों का जल गर्म हो जाता है और पानी की, जल की एक प्रवृत्ति होती है कि जल देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। एक बार गर्म हो जाता है तो देर से ठंडा होता है, लेकिन अगर हम लैंड की बात करें, भूमि की बात करें, स्थल की बात करें, तो स्थल जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो मेन रूप से अगर हम जल की बात करेंगे, महासागरों की बात करेंगे, तो महासागरों को जब हीट मिलती है, जब महासागरों का जल गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद जो वाष्प है, जो जलवाष्प है, जलवाष्प कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है। जब महासागरों के जल का तापमान अधिक हो जाता है, अधिक का मतलब है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब चक्रवात बनने की जो आदर्श टेम्परेचर है, चक्रवात कब बनता है, जब महासागरों के जल का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो 27 डिग्री से ऊपर हो जाए। अगर 27 डिग्री या 27 डिग्री से ऊपर हो जाता है तापमान, तो फिर चक्रवात बनने की आदर्श दशा बन जाती है। तो मान लेते हैं कि 27 डिग्री से ऊपर हो गया है महासागरों के जल का तापमान, और उस स्थिति में, और एक बात और ध्यान रखना है, जो तापमान होता है, तापमान और प्रेशर यानी कि दबाव या दाब, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब यदि तापमान ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर तापमान कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब चूंकि इन क्षेत्रों में तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 27 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तो उस क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाता है, यानी कि न्यून वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। और शायद आपको पता हो कि हवाओं की एक प्रवृत्ति होती है, हवाओं का, वायु का एक नेचर होता है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। मान लेते हैं कि इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो गया है। अब टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वायु दाब क्या है, कम हो गया है। अब वायु दाब कम हो गया है तो वायु दाब, ये जो न्यून वायु दाब का क्षेत्र बन गया है, यहाँ पर बहुत कम वायु दाब हो गया है। इस क्षेत्र को भरने के लिए अब हाई प्रेशर से, अब उच्च वायु दाब से हवाएं चलेंगी कहां की ओर, निम्न वायु दाब की ओर। तो अब हवाएं चलने लगती हैं कहां पर, इस निम्न वायु दाब को भरने के लिए अब क्या चलेंगी, हवाएं चलने लगेंगी। कहां से चलेंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई स्टार्टिंग में कि जब पानी गर्म होगा, जल गर्म होगा तो वाष्प बनेगा, और यही वाष्प चक्रवातों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है। यदि कोई पूछे कि चक्रवात की जो ऊर्जा है इतना मतलब विशाल कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इतनी क्षति करती है, इतनी स्पीड होती है, उसकी ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है, तो उसकी ऊर्जा का प्रमुख कारण है वाष्प। वाष्प ही चक्रवात होते हैं, चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अब यहाँ पर चूंकि वाष्प भी बन रहा है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अब हवाएं भी चल रही हैं, है ना, उस दाब को भरने के लिए अब हवाएं भी चल रही हैं। और एक फेरल महोदय ने कहा है कि जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर वायु चलेगी यानी पवनें चलेंगी तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवनें हैं ये क्लॉकवाइज चलेंगी। मतलब अगर हम उत्तरी गोलार्ध की ही बात करें तो अब ये पवनें जो आ रही हैं वायुदाब को भरने के लिए, निम्न वायुदाब में आने के लिए या उन्हें भरने के लिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। और एंटी क्लॉकवाइज चलने के क्रम में कोरियोलिस बल के कारण ये चक्कर लगाने लगेंगी। क्या करने लगेंगी, ये चक्कर लगाने लगेंगी, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर हवा की जो स्पीड होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु की जो गति है, चक्रण की जो गति है वो कितनी ज्यादा तेज है ना, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी पिक्चर के माध्यम से समझाऊं तो देखिए ये है सतह, ठीक है, और
अभी हवाएं कहां से आ रही है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रही है, और निम्न दाब में क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, हवाओं का जो तापमान है वो काफी ज्यादा है। जब हवाएं भरने के लिए, निम्न दाब को भरने के लिए जब हवाएं इस क्षेत्र में आएंगी, तो इस क्षेत्र में आते ही ये हवाएं भी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, क्योंकि वहां का तापमान ज्यादा है। और गर्म होने के बाद ये हवाएं जो है वो ऊपर उठेंगी। गर्म हवाएं हमेशा क्या होती है, ऊपर उठती है। जब ये हवाएं ऊपर उठने लगेंगी तो क्या करेंगी, चक्कर लगाएंगी, और फिर जब और उठेंगी तो धीरे धीरे ये हवाएं ठंडी होती चली जाती है। और जब ये हवाएं ठंडी होंगी, मतलब कि अपना जो वाष्प है उसे क्या कर देंगी, छोड़ देंगी। और जब अपना ये वाष्प छोड़ देंगी तो वही वाष्प बादलों का रूप ले लेगा। जब बादलों का रूप ले लेगा, फिर जाके ये जो बादल है इनसे क्या होगी, वर्षा होगी। इसी कारण से चक्रवातों में, चक्रवात कहीं पर भी किसी स्थान पर भी आता है चक्रवात, तो वहां पर वर्षा होती है। समझ में आ गया कैसे होती है? जब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है तो चूंकि उस क्षेत्र में तापमान काफी ज्यादा होता है, ये हवाएं गर्म हो जाती हैं। गर्म होकर ये हवाएं ऊपर उठती हैं, चक्कर लगाती हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर शायद देख पा रहे होंगे, चक्कर लगाने के बाद फिर से जब ये ऊपर उठती है, समय के साथ ये हवाएं ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो जाती है तो अपना जो वाष्प है छोड़ देती है। जब वाष्प छोड़ देती है तो ये बादलों का रूप ले लेते हैं, और फिर बादल संग्रहित होकर वर्षा करते हैं। इसीलिए चक्रवात में वर्षा होती है। तो आपको समझ आ गया कि आखिर चक्रवात कैसे बनते हैं। चक्रवात हमेशा महासागरों में बनते हैं, स्थल में चक्रवात नहीं बनते। अगर स्थल में चक्रवात बनेंगे भी तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। इस कारण से चक्रवात हमेशा महासागरों में बनते हैं, तापमान अधिक होने के कारण बनते हैं। जब तापमान अधिक होता है तो दाब बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उस दाब को भरने के लिए हवाएं उस क्षेत्र में आती है। हवाएं गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण अगर उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती हैं, अगर दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं है तो क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है। समझ आ गया? और ऊपर उठती है तो वाष्प छोड़कर वर्षा कराती है, और वर्षा, इसी कारण से जहां पर भी चक्रवात आता है वहां पर वर्षा जरूर होती है। तो ये हो गया चक्रवात का ओरिजिन। और हमेशा ध्यान रखना कि जब महासागरीय जल का टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तभी चक्रवात बनते हैं। और ये जो चक्रवात होते हैं वो अक्सर किसी भी स्थल क्षेत्र के पूर्व की ओर बनते हैं, यानी कि चक्रवात हमेशा अपने पश्चिम की ओर मूव करते हैं। लेकिन आज अभी के केस में, या हम कहें 2017-18 के बाद से अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति में ऐसा नहीं हुआ है। भारत की स्थिति में चक्रवात पूर्व के क्षेत्र में तो आए ही है, पश्चिम के क्षेत्र यानी कि अरब सागर से भी अब चक्रवात उठने लग गए हैं। इन सभी का क्या कारण है वो भी हम समझते हैं। यह आप मैप में देख सकते हैं, जो मैंने ग्रीन एरो से दर्शाया है ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र, यह जो चक्रवात है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं, ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है। ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं, और ये चक्रवात होते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न। अब ये जो चक्रवात है, एक और कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो चक्रवात है, चक्रवातों के बनने की दशा हर महासागर में समान होती है। बस ये है कि चक्रवात कहीं पर ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं तो कहीं पर कम विध्वंसक हो सकते हैं। तो इन्हीं चक्रवातों को हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर देश का मतलब है कुछ देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर भारत में चक्रवात आता है तो इसे चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। यदि यही चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसे बिलीबिली के नाम से जाना जाता है। यदि यह चक्रवात पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है और चीन, जापान और फिलीपींस जैसे देशों को नुकसान पहुंचाता है तो इसे टाइफून कहा जाता है। और यदि यह चक्रवात मैक्सिको, यूएसओ जैसे क्षेत्रों में आता है तो इसे हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। हरिकेन जो चक्रवात होता है वो थोड़ा कम विध्वंसक होता है, जबकि टॉर्नेडो बहुत ही ज्यादा विशालकाय चक्रवात होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि चक्रवातों में वायु की गति तो हमने समझ ली, लेकिन चक्रवातों में जो सागरों की तरंगे हैं, जो सागरों की लहरें हैं, वो क्यों आगे बढ़ती हैं? तो आप ये बताइए कि यदि किसी क्षेत्र में हवाएं चलेंगी, यदि किसी क्षेत्र में हवाएं चलेंगी तो हवाएं अपने साथ सागरी लहरों को भी उड़ाती हुई ले जाती हैं। उड़ाती हुई का मतलब लहराती हुई सागरी लहरों को भी ले जाती हैं। और यही कारण है कि जब तटीय इलाके में पहुंचती है ये चक्रवात तो ये जो वायु होती है विशाल मात्रा में, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है, ये वायु क्या करती है, बहुत तेज गति से उन सागरी तरंगों को तटीय इलाकों में लाकर छोड़ देती है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि चक्रवात का व्यास कितना हो सकता है, तो चक्रवात का व्यास 80 से लेकर लगभग 500
किलोमीटर तक का इसका व्यास हो सकता है, काफी विशाल चक्रवात हो सकते हैं। और अगर मैं इनकी स्पीड बताऊं, इनमें जो वायु की गति होती है वो मिनिमम 32 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे भी ज्यादा की हो सकती है। तो ये होते हैं चक्रवात। चक्रवातों में वायु अपने साथ लहरें लेकर जाती है और तटीय इलाकों पर छोड़ देती है। वायु की गति इतनी तीव्र होती है, इसी कारण से तटीय इलाकों में रह रहे जो घर होते हैं, मकान होते हैं, या जो अगर जैसे अभी हम बात करें मुंबई के बीच में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, गोवा में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, अपने साथ जो भी वस्तुएं उन्हें बहाकर नहीं ले जाती, अपने साथ ऊपर उठाकर और नीचे गिरा देती है। और स्वाभाविक सी बात है कि वस्तुओं का नुकसान होना, जान माल का नुकसान होना तो तय है। अब एक शब्द आता है चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख क्या होती है ये समझते हैं। यहां पर आप ये देखिए, ये चक्रवात है। एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात की क्या है, गति है। ये मतलब उत्तरी गोलार्ध का एक चक्रवात है। आपको ये बीच में एक क्षेत्र दिख रहा होगा जो कि वास्तव में किसी जानवर की आंख जैसा प्रतीत हो रहा होगा, इसे ही कहा जाता है चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख। अब चक्रवात की आंख कैसे बनती है? मैंने आपको बताया यह स्थल है और इस स्थल में बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस क्षेत्र में अब हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर और क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी। और जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो यहाँ की भी पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। जब ये हवाएं आती है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में एक सीमा मान लेते हैं। यहाँ पर एक सीमा होती है जिस सीमा के अंदर ये वायु प्रवेश नहीं करती। फेरल के नियम के अनुसार, कोरियोलिस बल के अनुसार ये हवाएं क्या हो जाती है, घूम जाती है, चक्कर लगाने लग जाती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र बचता है, यह क्षेत्र शांत हो जाता है। शांत का मतलब है यहाँ पर वायु की कोई भी गतिविधि नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होती है। यह जो बीच का क्षेत्र, और अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता। ये जो बीच का क्षेत्र है छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता, काफी बड़ा क्षेत्र होता है यार, ठीक है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, इसी क्षेत्र को कहा जाएगा चक्रवात की आंख। यदि आप चक्रवात में फंसे हो तो आपका मतलब नुकसान होना तय है, लेकिन अगर आप चक्रवात की आंख में खड़े हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चक्रवात आया भी है, क्योंकि चक्रवात की आंख में ना तो मेघ होते हैं, ना तो यहाँ पर बादल होते हैं, ना तो यहाँ पर हवाओं की कोई गति होती है ऐसी तेज, मतलब यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं होती है। मतलब कि अगर चक्रवात आता है ना, और अगर आपके हाथ में है कि आप चक्रवात की आंख में प्रवेश कर सकते हैं, तो आप आंख में चले जाएं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गई चक्रवात की आंख, जो कि आपको वास्तव में आंख के जैसे दिख रही होगी। फिर मैंने आपको बताया कि चक्रवात जब उठते हैं तो एक सीमा रेखा होती है, उस सीमा रेखा के अंदर वायु प्रवेश नहीं करती, बल्कि वहीं से क्या हो जाती है, चक्कर लगाने लगती है। तो ये जो सीमा रेखा है, यह जो रेखा है, इसे कहा जाता है चक्रवात के आंख की दीवार। चक्रवात के आंख की दीवार इसे कहा जाता है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं इस पिक्चर के माध्यम से, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, चक्रवात की आंख है, और ये जो आपको डार्क ब्लू कलर का क्षेत्र दिख रहा है, ये मान लीजिए चक्रवात की दीवार है। और चक्रवात में सबसे ज्यादा वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वो होता है चक्रवात की दीवार। चक्रवात की दीवार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आखिर चक्रवात होते क्या है, किन क्षेत्रों में उठते हैं, इनके लिए प्रमुख दशाएं क्या होनी चाहिए, चक्रवात की आंख क्या होती है, आंख की दीवार क्या होती है, चक्रवात की आंख में क्या कोई ऐसी मौसमिक गतिविधियां होती हैं या नहीं होती हैं, आपने सब समझ लिया। अब हम चलते हैं सीधे अपने ताउते तूफान की ओर। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण के बहुत सारे राज्य समुद्र से, सागर से घिरे हुए हैं। यहाँ पर आए दिन चक्रवात और ऐसी मौसमी गतिविधियां देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन अगर हम पूर्व में देखेंगे तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, कुल मिलाके ये पूरा हिंद महासागर का ही हिस्सा है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो जितने भी चक्रवात उठे थे प्रमुख रूप से, वो कहां पर उठते थे, तो इस क्षेत्र में उठते थे, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उठते थे, एंटी क्लॉकवाइज उठते थे, और ये कहां प्रवेश करते थे, भारत के तटीय इलाकों में प्रवेश करते थे, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों में, और खूब तबाही मचाते थे। लेकिन वर्ष 2017 से देखा जा रहा है कि अब जो चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी के साथ
साथ साथ अरब सागर में भी उठ रहे हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि चक्रवात हमेशा पश्चिम की ओर मूव करते हैं। तो अब अगर अरब सागर में ये चक्रवात उठ रहे हैं तो इन्होंने पश्चिम की ओर मूव नहीं किया है ना, ये कहां पर, भारत के तटीय इलाकों में ये क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे सटीक कारण है ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता हुआ तापमान। अब जो पहले अपवाद जिसे समझा जाता था, आज वो हकीकत हो रहा है और आए दिन अरब सागर में अलग अलग चक्रवात जैसे वायु और आज ताउते और भी चक्रवात प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में देखने को मिलते रहते हैं। अब ये जो आपका ताउते चक्रवात आया है, ताउते चक्रवात आपके लक्षद्वीप में जो कि अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप के पास से उठा। कैसे उठा? महासागर का जल गर्म हुआ, गर्म होने के बाद यहाँ का टेम्परेचर, जो वायु दाब है ना, वायु दाब कम हो गया क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। वायु दाब कम होने की वजह से जो हवाएं थी इस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं चलने लगी। जब हवाएं चलने लगी तो ये हवाएं भी यहाँ पर आकर गर्म हो गई। गर्म होने के बाद ये हवाएं भी क्या हो गई, ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद इन्होंने चक्रवात का क्या कर लिया, रूप धारण कर लिया। और यहाँ पर वाष्प जो है लगातार बन ही रहा था, जो कि चक्रवात की ऊर्जा का प्रमुख कारण है। ऊपर उठने के बाद इन्होंने वाष्प को छोड़ा, बादल बने और फिर यहाँ पर वर्षा होने लगी। फिर ये चक्रवात सबसे पहले लक्षद्वीप में उठते हुए, लक्षद्वीप इसका प्रमुख केंद्र बना, फिर आगे चलकर केरल पहुंचा, है ना, केरल पहुंचा। केरल में इसने तबाही मचाई। केरल के बाद ये कर्नाटक पहुंचा, कर्नाटक के तटीय इलाकों में इसने तबाही मचाई। गोवा की राजधानी पणजी में इसने तबाही मचाई। मुंबई में इसने तबाही मचाई। अब सुनाई पड़ रहा है कि ये कहां तक जाएगा, गुजरात तक जाएगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि जब यहां से चक्रवात उठता है, इतनी तबाही मचाता है, तो केवल तटीय इलाकों में ही तबाही क्यों मचा पाता है? तो मैंने आपको इसका भी आंसर दे दिया है कि स्थल में ज्यादा देर तक चक्रवात जीवित नहीं रह पाते। स्थल में आते ही धीरे धीरे फिर क्या होने लगते हैं, इनकी मृत्यु होने लगती है। तो ये आपका जो ताउते तूफान है, लक्षद्वीप यानी कि अरब सागर से उठा। कैसे उठा, अब आपको सब कुछ मालूम पड़ गया। और ये चक्रवात सबसे पहले केरल, कर्नाटक, फिर आपके गोवा की राजधानी पणजी, मुंबई के तटीय इलाकों में, और फिर ये आप गुजरात पर जाकर क्या करेगा, अपना जो तबाही का मंजर है वो खत्म करेगा। इस तरह से अब देखिएगा, पहले बंगाल की खाड़ी में उठते थे। अरब सागर के चक्रवातों को काफी ज्यादा अपवाद स्वरूप माना जाता था कि बहुत रेयर केस में अरब सागर में चक्रवात उठेंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण अब अरब सागर में भी जो चक्रवात है ये अधिकाधिक बढ़ रहे हैं। ये जो ताउते चक्रवात अभी आया है भारत के पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी तटीय इलाकों में, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने ही नाम रखा है ताउते। और ताउते का मतलब होता है अधिक शोर करने वाली छिपकली, अधिक शोर करने वाली छिपकली। अब इन चक्रवातों का जो नामकरण है वो अलग अलग देश करते रहते हैं। क्या आपको इससे भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, तबाही, ताकि जो अधिक से अधिक मात्रा में तबाही है उसे कम किया जा सके। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना सबसे बड़ा उपाय है, ना केवल चक्रवात से बचने का, बल्कि बहुत सी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं आए दिन होती रहती है जिनका सबसे प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो हम सभी को इसके लिए कदम उठाना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और हमें लगता है कि केवल हमारे करने से क्या होगा, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर एक एक व्यक्ति प्रयास करेगा तो सभी एकजुट होकर प्रयास करने लग जाएंगे और हो सकता है कि हम तापमान को, जो वैश्विक तापमान है, उसे कम कर पाए और आए दिन जो घटनाएं होती रहती हैं उससे भी हम यहाँ पर बच पाए। तो आज के लिए इतना ही। ये रहा आपका पूरा चक्रवात का चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या इसी टाइप के वीडियो चाहिए तो भी बताना, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत से और काफी ज्यादा नॉलेज एकत्र करके आपके लिए वीडियोस बनाई जाती है। थैंक यू सो मच।